जहां बीजेपी की सरकार है और भारत जोड़ो यात्रा पहले कर्नाटक, बाद में मध्य प्रदेश, बाद में राजस्थान और बाद में हरियाणा, चौथा राज्य है जहां भारत जोड़ो यात्रा गुजर रहा है, जहां बीजेपी सरकार है। और इन चारों सरकारों में, चारों राज्यों में बीजेपी सरकार ने खूब प्रयास की भारत जोड़ो यात्रा को डिरेल करने की। कर्नाटक में हमारे होर्डिंग फाड़े गए, हमारे खिलाफ अखबारों में फुल पेज के एडवर्टाइजमेंट निकाले गए, गलत प्रचार किया गया, पर उसके बावजूद उम्दा रिसेप्शन हमें स्वागत किया गया भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटका में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में मैं स्वीकारता हूँ इतनी मुसीबतें का सामना हमें नहीं करना पड़ा, पर फिर भी काफ़ी परेशानी कुछ ज़िले में हमें सामना करना पड़ा और कई कई गलत खबरें भी छपाई गई अखबारों में बीजेपी के माध्यम से, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में भी बहुत सफल हुआ। राजस्थान आए। राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा की घोषणा की गई बीजेपी की ओर से, क्योंकि वो देख रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा को क्या स्वागत मिल रहा है। और जैसे हम अलग अलग ज़िलों से गुजरे, वहाँ प्रयास किए गए बीजेपी संगठन की ओर से, बीजेपी नेताओं की ओर से, कि कुछ ना कुछ रोज भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ ना कुछ झूठ प्रचार किया जाए। कल हमें एक नया तरीका देखने को मिला हरियाणा में, और मुझे आश्चर्य हुआ इसको देखकर। मैंने आपको तो कहा है कि यहाँ के सड़कें खतरा, पहले कल भी खतरा था और आज भी खतरा है, पर कल जिस गांव में हम रुके थे, कैंपसाइट था हमारा कल शाम का, शाम की पदयात्रा के बाद हम भादस गांव से गुजरे, और भादस गांव में कुछ बिजली नहीं थी, पर उसके बावजूद हजारों लोग थे, चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे, हमारा स्वागत किया। तो मैंने कुछ लोगों से बात की और पता चलाने की कोशिश की कि क्यों यहाँ बिजली नहीं है, क्योंकि हरियाणा में तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। पहला राज्य था हमारे देश में जहाँ 100% सड़कें, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। और मुझे कहा गया, और 3-4 लोगों ने मुझे कहा कि कल सारा दिन बिजली कट ऑफ किया गया इस गांव को। हाँ, मुझे आश्चर्य हुआ। हुडा जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये मुझे ऐसा लगा कि कुछ प्रतिशोध की राजनीति हमें देखने को मिल रहा है, कि बीजेपी सरकार हरियाणा में भोखलाई हुई है कि गांव के लोग सुबह सुबह सड़क पर आ रहे हैं, और रात में भी जहाँ कोई लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, वहाँ भी लोग खड़े हुए हैं। और मुझे कहा गया, 4-5 लोगों ने कहा कि कल सुबह तक बिजली सप्लाई नॉर्मल था, और कल सारा दिन बिजली कट ऑफ कर दिया गया इस गांव को। और ये बिल्कुल हमारे कैंप साइट के बाहर है। हम हरियाणा में कल भी हैं, और उसके बाद दूसरे चरण में 3-4 दिन पानीपत में रैली होगा, कुरुक्षेत्र में मीटिंग होंगी, अंबाला में भी जाएंगे, और भी नए नए तरीके ढूंढे जाएंगे बीजेपी की सरकार से। पर कल जो किया गया, मैं समझता हूँ ये गलत था। ये आप प्रतिशोध को आपको दिखाना है तो कांग्रेस पार्टी को के खिलाफ कराइए। ये गांव वालों के खिलाफ क्यों आप ये प्रतिशोध दिखा रहे हैं कि बिजली कट ऑफ कर दे रहे हैं क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं? ये गलत है। पर ये एक ट्रेडिशन रहा है, हमने देखने को मिला है, जैसा कि मैंने कहा कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में,
मध्य प्रदेश, राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में और अब हरियाणा में। आज मैं आपका परिचय हरियाणा के भारत यात्रियों से कराना चाहता हूँ। यहाँ 14 लोग हैं, करीब 10% भारत यात्री हरियाणा से आते हैं, हालांकि 2% आबादी हरियाणा की है। तो ये सब भारत यात्री हैं हरियाणा के, और ये सब कन्याकुमारी से चले हैं। कन्याकुमारी से अब तक यहाँ पहुँचे हैं और आगे भी कश्मीर तक जाएंगे। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि संक्षिप्त में अपना परिचय दें, कहें किस ज़िले के हैं हरियाणा के, क्या कर रहे हैं अभी, और उनका क्या अनुभव रहा। संक्षिप्त में वो बताएं कि आज क्या करते हैं और भारत जोड़ो यात्रा में क्यों शामिल हुए और उनका क्या अनुभव रहा है। मैं हर एक से गुजारिश करूंगा कि संक्षिप्त में रहें, ताकि बाद में हुडा जी कुछ कहेंगे और मैं भी कुछ इसके कोविड के बारे में बोलूँगा। सोनीपत से हूँ। ये यात्रा जब हमने 7 सितंबर को शुरू करी तो एक पद यात्रा के रूप में हमने इस यात्रा को शुरू करा, लेकिन फिर ये एक ऐतिहासिक यात्रा बन गई। जो 3 मुख्य उद्देश्य, जो जैसा राहुल जी कहते हैं, जो इस यात्रा से हम देश की जनता के बीच आवाज़ उठाने के लिए उनकी कहना चाहते हैं कि जो एक बेरोजगारी है और जो महंगाई है और जो हम देश में जो नफरत फैला दी गई है, उसको हम प्रेम में बदलना चाहते हैं और हम भाईचारे का संदेश इस यात्रा से देना चाहते हैं। धन्यवाद। हाँ, शुक्रिया। ये रहे 14 भारत यात्री हरियाणा से जो कन्याकुमारी से चले हैं। 105 दिन रोज जब हम चलते हैं, कुछ विश्राम का दिन भी होता है जब हम चलते हैं। 24-25 किलोमीटर ये चल रहे हैं और मैं इनका आभारी हूँ कि ये यहाँ आए हैं। 1-2 और मुद्दे मैं आपको उठाना चाहता हूँ। आज अभी मुझे जानकारी मिली है कि आज सुबह हरियाणा के पुलिस ने खूब कोशिश की लोगों को नहीं आने देने की। मैं उसके बारे में हुडा जी से कहूँगा कुछ कहें, पर मुझे अभी पिछले 10 मिनट में अलग अलग लोगों से मैसेज आया है कि आज, कल ये हमें देखने को नहीं मिला था, पर आज भारी मात्रा में हाईवे पुलिस खास तौर से खूब प्रयास की है, बैरिकेड लगाए हैं जगह जगहों में, लोगों को आने नहीं दे रहे हैं और लोगों को पीछे हटा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आपको अनुमति नहीं है आने की। तो ये हमने देखा था, हमने मध्य प्रदेश में देखा था, कुछ हद तक महाराष्ट्र में देखा था, कर्नाटका में भी देखा था, पर ये आज हमें हरियाणा में देखने को मिला है। मैं इसके बारे में हुडा जी से गुजारिश करूँगा वो कुछ कहें। एक और मुद्दा जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कराना चाहता हूँ। अब क्रोनोलॉजी समझिए। आप जानते हैं हमारे देश के एक बड़े नेता ने कहा था, अब क्रोनोलॉजी समझिए। तो मैं आज आपको ये क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूँ। जुलाई 2022, सितंबर 2022 और नवंबर 2022 में गुजरात और ओडिशा में 4 ऐसे केसेस मिले जिसको आज हम कहते हैं ओमाइक्रॉन सब वेरिएंट BF7। सरल भाषा में यही वो वेरिएंट है जो चीन में महामारी जो चल रहा है। वो 4 केसेस हमारे देश में भी पाए गए, 2 गुजरात में और 2 उड़ीसा में। ये जुलाई, सितंबर और नवंबर 2022 में। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को शुरू होती है। हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर गया, तब अचानक परसों स्वास्थ्य मंत्री राहुल जी को खत लिखते हैं। उसके पहले, जैसा कि मैंने कहा था, कुछ राजस्थान के सांसद जो परेशान थे भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से राजस्थान में, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा और स्वास्थ्य मंत्री ने उनके चिट्ठी के आधार पर राहुल जी को लिखा। आज हमें जानकारी मिली है कि आज प्रधानमंत्री
स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाए हैं। क्रोनोलॉजी समझिए, भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश होगा परसों। कल शाम को हम फरीदाबाद नहीं, बल्लभगढ़, आई थिंक इफ आई रिमेंबर राइट, फरीदाबाद पर दिल्ली में हम रहेंगे परसों। और आज प्रधानमंत्री बुलाते हैं बैठक समीक्षा करने के लिए। जुलाई में समीक्षा नहीं, सितंबर में समीक्षा नहीं, नवंबर में समीक्षा नहीं, पर भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में प्रवेश होने के 2 दिन पहले समीक्षा, इमरजेंसी मीटिंग, हेडलाइन इमरजेंसी मीटिंग। और प्रधानमंत्री के एक बी टीम भी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी मीटिंग बुला रहे हैं, इमरजेंसी मीटिंग। अच्छा होता, एक ही मीटिंग होता है इमरजेंसी। अगर भारत जोड़ो यात्रा को रोकना है तो 2 चिट्ठी की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री दिल्ली से एक ही। किसी को एम्पावर कीजिए, स्वास्थ्य मंत्री को एम्पावर कीजिए। पर आज 2 मीटिंगें हो रही हैं दिल्ली में। अचानक प्रधानमंत्री समीक्षा कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी समीक्षा कर रहे हैं, और हम जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा और क्यों क्या कराया जा रहा है ये सब। भारत जोड़ो यात्रा परसों दिल्ली में प्रवेश होगा और 1 दिन दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद 9 दिन का विश्राम। तो ये सब राजनीति है। गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीतिकरण गलत है। कुंभ मेला को चलने दिया, तब उन्होंने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया। फरवरी 2022 को नमस्ते ट्रंप करवाया गया गुजरात में, अहमदाबाद में, उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई। और मार्च 2020 में मैं खुद गवाह हूं, कई सांसद मास्क पहनकर आए थे और चेयरमैन ने कहा राज्यसभा में, ये मास्क पहनना यहां वर्जित है, आप मास्क नहीं पहन सकते। और हम लोग सभी ने कहा गंभीर स्थिति है, कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है, लॉकडाउन कीजिए। पर 1 हफ्ते के लिए मोदी सरकार चुप बैठी। क्यों? क्योंकि वो व्यस्त थी कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिराने में। और जब वो सरकार गिरी, जब उस गिरने में एक कांग्रेस नेता का भी हाथ था, जो बीजेपी में अभी मंत्री बैठे हुए हैं, बनकर बैठे हुए हैं। जब वो सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने, उस दिन से राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लागू किया गया। तो पहले दिन से राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हर एक भारत यात्री डबल वैक्सीनेटेड है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। हर एक भारत यात्री डबल वैक्सीनेटेड है और कई भारत यात्रियों को बूस्टर डोज भी मिला है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा ही सबसे बड़ा बूस्टर डोज है। हम सबको बूस्टर डोज मिला है। एक केस नहीं है भारत जोड़ो यात्रा में कोविड का अब तक। और ये सब अभी ऐसा बताया जा रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन है। और ये सब क्यों कराया जा रहा है? ताकि एक वातावरण पैदा किया जाए कि देखिए कोविड की महामारी आने वाली है और ये गैर जिम्मेदार लोग हैं जो हैं भारत जोड़ो यात्रा, वो इसको रोक नहीं रहे हैं। ऐसे तो 24 तारीख के रात से 2 तारीख के रात तक विश्राम का दिन है भारत जोड़ो यात्रा के लिए। तो ये सीधा राजनीतिकरण है। प्रधानमंत्री इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। और जो खत आता है स्वास्थ्य मंत्री से राहुल गांधी जी को, वो कोई वैज्ञानिक सलाह के आधार पर नहीं है, किसी विशेषज्ञों के सलाह के आधार पर नहीं है। 2 बीजेपी सांसदों की चिट्ठी के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री एकदम
राहुल जी को चिट्ठी लिखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे कई विशेषज्ञ हैं। पार्लियामेंट को एडजर्न कराइए अगर स्थिति गंभीर है। सबको मास्क पहनने की आप डायरेक्टिव निकालिए, इसको अनिवार्य कीजिए। अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट पर रोक लगाइए। चीन से जो आयात है उस पर रोक लगाइए। वो तो नहीं लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि चीन की कंपनियां आपकी मदद कर रही हैं, जैसा कि पवन खेरा ने कहा था। तो ये राजनीतिकरण, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और अगर कोई विशेषज्ञों की सलाह है, अगर कोई वैज्ञानिक संस्था, मेडिकल संस्था, पब्लिक हेल्थ संस्था के आधार पर कुछ प्रोटोकॉल निकाला जाता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका पूरा पालन करें। पर हम पॉलिटिकल प्रोटोकॉल का विरोध करेंगे, साइंटिफिक प्रोटोकॉल का नहीं, पॉलिटिकल प्रोटोकॉल। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पॉलिटिकल प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं, और उनका एक ही मकसद है, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करना और भारत जोड़ो यात्रा को किसी तरह से दिल्ली में आने के रोकना। मैं हुड्डा जी से गुजारिश करूंगा कि आज जो हमारा अनुभव रहा है हरियाणा पुलिस के हाथों में, जिस तरीके से कई लोग, हजारों लोग भारत जोड़ो यात्रा में भाग नहीं लेने दिया इनको, उस पर आप कुछ कहें तो अच्छा होगा। जयराम जी ने दो इशू उठाए हैं जहाँ तक हरियाणा का सवाल है। एक तो भादस गांव में बिजली का, और दूसरा पुलिस की कार्रवाई। जहाँ तक बिजली का सवाल है, देखिए, अगर इस नियत से बिजली काटी गई है कि हमारी वहाँ यात्रा जा रही है, उसकी जांच हो जाएगी, और इस नियत से काटी जा रही, तो मैं हरियाणा सरकार को ही कहना चाहता हूँ कि फिर तो पूरे हरियाणा की बिजली काटनी पड़ेगी आपको, एक गांव की नहीं, पूरा हरियाणा जुड़ चुका है इससे। तो ऐसी जो राजनीति से प्रेरित कोई ऐसा काम कोई भी अधिकारी करता है, उसका तो काम बिजली सप्लाई करना है, उसको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से पुलिस की जो ये कार्रवाई है, पुलिस का काम कानून व्यवस्था कायम रखना है। पुलिस का काम किसी की रोक लगाना का नहीं, क्योंकि कल बहुत भीड़ आ गई थी। आज इस वास्ते सोच के भीड़ कम करेंगे, राजनीति से प्रेरित कोई फैसला पुलिस अधिकारी लेंगे तो भाई उसका जो हम देखो, सरकार तो आनी जानी चीज़ है, उसकी हम असेंबली का सेशन है उसमें भी उठाएंगे, और पूरी उस पे ऊपर हम खिलाफ उसके कार्रवाई लेंगे। और मैं आपके माध्यम से विभाग के सारे सरकारी कर्मचारियों को ये माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसी राजनीति से प्रेरित होकर कोई फैसला न लें, ये हमारे को मंजूर नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगी ये बात हमारे से। तो हाँ, जो मजबूरी होती है तो बताएं। अगर बिजली गांव में नहीं जाती है तो गांव को पहले बताएं कि भाई हमारे तो इस वजह से हम बिजली कटौती करेंगे, कोई बात नहीं। पुलिस के कोई प्रॉब्लम है तो पहले बताएं कि भाई इस रूट से हम नहीं करेंगे, इस रूट से हम जाने देंगे। तो ये तरीके हैं। तो जैसा बताया जयराम जी ने, इसकी पूरी जांच करेंगे और इसके ऊपर पूरा वो लेंगे, अमल लेंगे। बाकी जहाँ तक, क्योंकि ये सवाल ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों करते हैं, तो ये आप सबको मालूम है, आप सब हरियाणा के पत्रकार हैं। इस सरकार के पास, मौजूदा सरकार के पास, बीजेपी जेजेपी की सरकार के पास उपलब्धि बताने के लिए कोई नहीं है, कोई एक भी उपलब्धि बताने के नहीं है। विफल सरकार है और ये ऐसे ही कार्रवाई कर सकती है, और ये कार्रवाई उनकी हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी यात्रा पूरे ही चलेगी। बाकी कोविड के प्रोटोकॉल के बारे में इन्हें कह ही दिया, अगर वो कोई प्रोटोकॉल बनाएंगे सारे देश के लिए बनाएंगे तो हमारे को कबूल होगा, लेकिन खाली इसके लिए वो बनाना चाहते हैं तो ये लोग समझ चुके हैं हरियाणा के लिए पूरा और ज़्यादा हमारे साथ सहयोग हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो कहा जयराम जी ने, उनका मैंने रिएक्शन दिया। शुक्रिया हुड्डा जी। पवन खेरा जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज राहुल जी ऐतिहासिक घसेरा गांव जाएंगे। वहां 2 से
2:45 तक कार्यक्रम है, 45 मिनट का कार्यक्रम है। और भारत जोड़ो यात्रा घसेरा विलेज गांव से ही शुरू होगा दोपहर को, और करीब 10 किलोमीटर का वॉक है दोपहर को, करीब 10 या 11 किलोमीटर का पैदल है दोपहर को। पर आज 2 बजे को वहां से शुरू होगा, 2 से 2:45, और उसके बाद 2:45 के बाद भारत जोड़ो यात्रा उसी गांव से शुरू होगा। पवन खेरा कुछ कह रहे थे। कोविड के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपसे छिपाई जाएगी। जब हम बात कर रहे हैं, गुजरात में तैयारी हो रही है कांकरिया कार्निवल नाम के एक प्रोग्राम की, जिसमें प्रतिदिन 3 लाख लोग आने वाले हैं। जब हम आपसे आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं कि साहब हमें पत्र आ गया, प्रेम पत्र आ गया स्वास्थ्य मंत्री का, गुजरात में ही एक फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग आने वाले हैं। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों जाने वाले हैं। और आप जानते हैं ये सरकारी कार्यक्रम सिर्फ दिखने भर के लिए होता है, सिर्फ बजट सरकार से आता है, ये राजनीतिक कार्यक्रम होता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है। लाखों लोग उसमें भी आने वाले हैं। आप चिंतित क्यों नहीं है उन भक्तों के लिए, लाखों भक्तों के लिए जो गुजरात के प्रमुख स्वामी की शताब्दी में रोज जा रहे हैं? 4 लाख प्रतिदिन 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। आपको चिंता नहीं है उन भक्तों की? प्रमुख स्वामी हम सबके आदरणीय हैं, उनके भक्त हम सबके लिए आदरणीय हैं। आपको उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, आपको सिर्फ चिंता राहुल गांधी की है, सिर्फ चिंता भारत जोड़ो यात्रा की है, सिर्फ चिंता कांग्रेस पार्टी की है। तो यह सवाल G20 के आयोजनों का पूरा तैयारी हो रही है, अलग अलग शहरों में हो रही है, क्या उन 20 शहरों में हो रही है, क्या उनकी चिंता नहीं है आपको? तो जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा, जैसा कि हुडा साहब ने कहा, यह पॉलिटिकल प्रोटोकॉल से बाज आइए, मेडिकल प्रोटोकॉल लाइए, साइंटिफिक प्रोटोकॉल लाइए, सब पालन करेंगे जैसे कि किया था। यह कोरी राजनीति है। मैंने आपको 4 उदाहरण दिए हैं। अभी त्रिपुरा में 3 दिन पहले प्रधानमंत्री की रैली थी। भीड़ कैसे जुटाते हैं वो लोग हम और आप जानते हैं, लेकिन भीड़ जुटाई थी, उनकी चिंता नहीं थी आपको। तो प्रधानमंत्री की रैली में लोग जाएंगे, कांकरिया कार्निवल में लोग जाएंगे, फ्लावर शो में लोग जाएंगे, G20 में लोग जाएंगे, प्रवासी भारतीय दिवस में लोग जाएंगे, और प्रमुख स्वामी के भक्तों की चिंता आपको नहीं होगी, उनमें वहां भी लोग जा रहे हैं। सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा आंख में खटक रही है प्रधानमंत्री को। हाँ जी, आपके सवाल। We'll take this at the end. साहब, अभी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की तरफ से जो भी गाइडलाइंस होगी हरियाणा सरकार उसका पूरा पालन करेगी। तो ऐसे में जो सेकंड चरण है आपका, वो फिर GT रोड से शुरू होगा। देखिए, पहले जयराम जी ने बता दिया, जयराम रमेश जी ने, कि कोई प्रोटोकॉल जारी करेगी उस मेडिकल बेस्ड पे, तो सारे देश में लागू होगा, वो हरियाणा में भी लागू होगा और हम भी मान्य करेंगे उसकी। है कि देश के 2 राष्ट्रपिता हैं, एक तो महात्मा गांधी हैं, दूसरे नए इंडिया के राष्ट्रपिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। वो राष्ट्र के विषय में नहीं बात कर रही हैं, अपनी पार्टी के विषय में बात कर रही हैं। प्रोटोकॉल पे बात की आपने। अच्छा, वैज्ञानिक और पॉलिटिकल प्रोटोकॉल, क्या राहुल गांधी जी ने जो बूस्टर डोज की आपने बात की, वो स्टार्टिंग में वो प्रोटोकॉल लागू हो चुका था, क्या उन्होंने तीनों डोज ली हुई है क्या? देखिए, राहुल गांधी पहले व्यक्ति थे जो 2019 में उन्होंने चेतावनी दी थी कि ये कोविड महामारी भयंकर तरीके से हमारे देश को अनुभव करना पड़ेगा। पहले व्यक्ति थे, उनको हंसी मजाक किया गया, उनके बारे में उनका नजरअंदाज किया गया। तो कुंभ मेला का आयोजन हुआ, नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ, पार्लियामेंट बुलाया गया, मध्य प्रदेश असेंबली बुलाई गई ताकि कमलनाथ सरकार गिराया जाए।
तो राहुल गांधी जी ने पहले 2019 में कहा था, मुझे याद है। तो ये खत मिला है उनको, मेरी उनसे बात नहीं हुई है लंबी बात इसके बारे में, क्योंकि इस खत अगर आप पढ़ते हैं, इस खत बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इसका मकसद क्या है। स्वास्थ्य मंत्री शुरू करते हैं कि मुझे फलाना सांसद से खत मिला है, पीपी चौधरी ने मुझे लिखा है और ये दो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, कृपया इन मुद्दों पर आप कार्रवाई कीजिए। क्या है? तो मैं एक बार फिर दोहराता हूं, ये गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में हमें गंभीरता से विचार करना है। प्रोटोकॉल अगर लागू करना है, मैं नहीं कह सकता हूं और कोई नहीं कह सकता है, सिर्फ विशेषज्ञ हमें बताएंगे, सिर्फ मेडिकल एक्सपर्ट बताएंगे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट बताएंगे। उनके आधार पर जो कुछ प्रोटोकॉल निकाला जाएगा हम उसका पालन करेंगे। पर प्रोटोकॉल सबको लागू होना चाहिए, सभी पार्टियों को, सभी राज्य सरकारों को, सभी पब्लिक गैदरिंग के लिए, और खास तौर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स। क्या सरकार इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करेगी? मैं पूछना चाहता हूं। क्या अंतरराष्ट्रीय जो एयरलाइन ट्रैफिक है वो बंद करेंगे? तो ये बिल्कुल, इसमें कोई कुछ नहीं है, इसमें स्वास्थ्य नहीं है, इसमें राजनीति है और एक ही मकसद है, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करना और भारत जोड़ो यात्रा को कल ही रोक देना, फरीदाबाद के पास, दिल्ली में नहीं आने देना। सर, यही उनका मकसद है। संसद सत्र के अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन आज अपर हाउस लोअर हाउस के चेयरमैन ने मास्क पहन लिया और सभी सांसदों को मास्क पहनने के लिए बोल दिया गया है। हाँ, ठीक है। मैं उस दिन राज्यसभा में मौजूद था जहां एक सांसद मास्क पहनकर आए थे, 19 मार्च 2020, मुझे आज भी याद है, और मैं उस सांसद का नाम भी दे सकता हूं, डेरिक ओब्रायन। और चेयरमैन साहब ने कहा मास्क पहनना संसद के अंदर मना है, ये रिकॉर्ड पर है। वेंकैया नायडू चेयरमैन थे और उन्होंने कहा, क्योंकि उनको बोला गया कहो। एक हफ्ते बाद वो कहते हैं मास्क के बिना आप अंदर नहीं आ सकते हो। क्यों? उनको कहा गया। तो ठीक है ये सब। और देखिए, पार्लियामेंट का सत्र पहले जो प्लान था 26, 27, 28 और 29, 4 दिन और अगले हफ्ते होने वाले थे। मांग आई कई सांसदों से, कई पार्टियों से पहले से ही कि इसको 23 को एडजर्न कराया जाए। तो हो सकता है कल एडजर्न हो जाएगा और सरकार कहेगी कोविड की वजह से। ये कोविड की वजह से नहीं है सर, ये उत्तर पूर्वी राज्यों से जो सांसद आते हैं उनकी मांग है, तमिलनाडु के डीएमके पार्टी के नेता की मांग है। कई राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि 23 तारीख को एडजर्न कराइए। ये पहले दिन से ये मांग चल रही है और सरकार के पास कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई विधेयक नहीं है। तब अगर कोई बिजनेस नहीं है, अभी आप कोविड के बहाने बनाकर अगर आप कल एडजर्न करोगे, ठीक है एडजर्न कराइए। भारत जोड़ो यात्रा भी एडजर्न होगा 24 तारीख रात को, 19 मार्च 2020। 19 मार्च। डेरिक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस मास्क पहनकर आए थे और वेंकैया नायडू साहब ने कहा मास्क मत पहनिए, आप बाहर जाइए, मास्क अंदर नहीं पहन सकते। कुछ ही दिन बाद हमें कहा गया मास्क पहनो, मास्क के बिना आप अंदर नहीं आ सकते हो। sir here. Sir, Rajasthan High Court has rejected the prayer of Robert Vadra to quash the ECIR and in the PMLA case. Sir, what is your response to that? We've maintained a very clear stand on both these issues. The issue of witch hunting by the government, deliberate witch hunting of a private individual, no merits whatsoever in the original case, number one. Number two, the unbridled powers that have been given to the agencies by this government.
and the unbridled control that this government has on these agencies and the unbridled misuse of these agencies. That's the story not of the day, not of the week, not of the month, but of the tenure of Mr. Narendra Modi. We'll keep exposing this blatant, brazen misuse by the Modi government of the agencies against not just the political rivals but their family members also. हिंदी में भी मैं बोल देता हूं, एजेंसीज को एक तो आपने पूरी तरह से कंट्रोल दे दिया, उन पर कोई देखरेख नहीं है, उनकी कोई निगरानी नहीं है. लोकतंत्र में निगरानी व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है. दूसरा, आपने एजेंसीज का पूर्ण रूप से दुरुपयोग पहले दिन से शुरू कर दिया जब से आपकी सरकार बनी है, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, उनके गैर राजनीतिक परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी. और तीसरा, आपने एक जो सिस्टम था लोकतंत्र का, जिसमें कोई भी सवाल किसी से पूछ सकता था, कोई भी एजेंसी सवालों के घेरे में आती थी तभी उन एजेंसीज पर लगाम रहती थी, वो सिस्टम आपने खत्म कर दिया. हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, हमारा मुंह आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं डरते. देखिए, 2014 में अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमम थी हरियाणा में एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स. अब जो लेटेस्ट है, पूरे देश में CMI की रिपोर्ट के अनुसार हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज इन हरियाणा. क्यों? क्योंकि 1,82,000 तो सरकारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, वहाँ नहीं लगा रहे. और एक और कौशल वो बना दिया वहाँ पर, वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू कर रहे हैं जो क्लास 3 क्लास 4 में है. तो इस प्रकार से ये सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट देना नहीं चाहती है. दिस इज क्रिएशन ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट, नहीं तो हरियाणा में परिस्थिति नहीं आनी थी. दूसरा, जैसे फरीदाबाद है, हम जा रहे हैं क्योंकि इस किस्म की बिजली के रेड और वो करके बहुत सारे MSME बंद भी कर गए हैं. तो लाने के लिए, बल्कि इन्वेस्टमेंट लाने की बजाय लोग छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज, रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ द इन दिस गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट आएगी तो सबसे पहले तो ये 1,82,000 जो पोस्ट खाली पड़ी हैं उनमें देंगे. आज स्कूल में जो है ना, टीचर ही नहीं है. आज परिस्थिति हरियाणा में क्या है, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं. कहाँ जाएगा हरियाणवी? तो वो स्थिति हम खत्म करेंगे. प्रॉपर डॉक्टर भी मिलेंगे आपको, मास्टर भी मिलेंगे, टीचर्स भी मिलेंगे और कर्मचारी भी काम करते मिलेंगे. पूरा को करेंगे. और जो ये कौशल जो इन्होंने बनाया है उसको हम डिमोलिश करेंगे और रेगुलाइज करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हम खत्म करेंगे. हाँ जी, बोलो. देश के सबसे पिछले जिले मेवात में है. हाँ, माइक दे दो. ऑन कर लो. सर, नूह जिला देश का सबसे पिछड़ा जिला है. आज दूसरा दिन है. कल जो भीड़ राजस्थान से और बड़कली चौक कल भादस में ख़त्म हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आपने भी देखी. सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए मेवात की जनता को आगे लाया जा रहा है या यहाँ के जो नेता हैं उन्हें पार्टी में ऊपर संगठन में जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही? दूसरा अवसर, एक आपने घोषणा की थी सोनिया गांधी जी के सामने मांडीखेड़ा में 1 जून 2011 को. फिर उसके बाद में जब चुनाव आया तो आपने 6 अगस्त 2014 को भी घोषणा की कि हम नगीना से तिजारा रोड बनाएंगे. राजस्थान में भी आपकी सरकार थी और अब भी है, लेकिन कहीं से वो काम शुरू नहीं हुआ सर, क्योंकि 50,000 के करीब रिश्तेदारियां भी हैं दोनों तरफ की. ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा को जोड़ता है, नगीना से तिजारा से. ठीक. आप नूह से ही है ना? नूह से हैं आप, तो आप बताएं, हमारी सरकार थी तो नूह में क्या क्या हुआ था?
मेडिकल कॉलेज खुला था। नहीं आपके लिए प्लीज, आप पत्रकार हो? ओनली सिर्फ आप पत्रकार हो? हाँ। कौन से पत्रकार? तो आपका टर्न आएगा जब पूछना है। अमर उदास तो रोड भी बन रही थी, रेलवे लाइन भी मंजूर थी। अभी सरकार, मैं कह रहा हूँ, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट आ गई, तो अब तो इसको बदल के ही लोग बोलते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। दिस इज नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं ना बैंक में, तो दिस हरियाणा गवर्नमेंट इज नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। आप पूछो। सर मैं तो पूछना नहीं चाह रहा था। हाँ पूछो। आपके फादर ने वादा किया था, वो वादा आपने पूरा कर दिया। हरियाणा में हमारी आदत बन गई जी, गगन चुनती मारते हैं, आपके विकास की दास्तां बयां करती है। मैं तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो तो मतलब गुड़गांव कैनाल मेरे फादर ने निकाला। ये सब लिखा भी करो अखबारों में। थैंक यू। और जो पॉलिटिकल बात कह रहे हो आप, आफ्ताब अहमद जी बैठे हैं यहाँ पे। मैं सीएलपी का लीडर हूँ, और डिप्टी लीडर है। नूह जिले का ही है ये, नूह से एमएलए हैं, डिप्टी लीडर है सीएलपी में, विपक्ष में। अब बाकी सरकार आएगी तो जब और तो वो थे, पहले मिनिस्टर थे, ठीक ना। संगठन तो अभी बनेगा हमारा, संगठन तो बनेगा। हाँ एक मिनट, हैं? स्वास्थ्य मंत्री का आदेश है, उन्होंने कहा है कि आपके यात्रा में कोरोना पॉजिटिव लोग हैं। कौन है वो? अनिल जी का, विज जी का? वो तो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, उन्हें पता। आपको जवाब मिल गया। भूल जाता है वो। क्या ये आशंका ये भी है दिल्ली में जिसकी बात हो रही है कि जो बड़ा आयोजन भारत जोड़ो यात्रा के तहत है, उसकी परमिशन को लेकर भी कुछ दुविधा है क्या? बड़े पैमाने पे कमल हसन सहित बाकी लोग भी आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या फीडबैक है, आपकी क्या तैयारी है अगर कुछ चेंज होता है उसमें? देखिए, हम नियमों का पालन करने वाली पार्टी है। सारे नियमों के अनुसार अनुमतियां लेकर आयोजन करते हैं। किसी भी जिले में जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं, गांव में जाते हैं, बिना अनुमति के हम काम नहीं करते। आप नियम बनाइए, सबके लिए बनाइए, हम उसका भी पालन करेंगे। लेकिन आप राजनीति करेंगे हमारे साथ, तो ऐसी राजनीति कईयों ने करने की कोशिश की हमारे साथ, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका डट कर मुकाबला करना जानते हैं। तो अनुमति लेकर कोई आयोजन दिल्ली में हो, अनुमति आपसे लेंगे, आप देंगे, आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कोविड बहुत बड़ा खतरा है, तो तमाम अनुमतियां कैंसिल करिए जो आपने दे रखी हैं अपने आप को। दिल्ली में ये बात सुनने में आ रही है कि आज से सारी अनुमति बंद हो रही है पब्लिक प्रोग्राम्स की। देखते हैं क्या नियम बनते हैं और किसके लिए लागू होते हैं, फिर बात करेंगे। कोई सवाल नहीं है। आफ्ताब अहमद जी कुछ कहना चाहते हैं। आज जो शाम की भारत जोड़ो यात्रा की प्रपोज सोना चौक पे जो मीटिंग थी, वो अब वहाँ आयोजन नहीं होगा उसका। गांधीग्राम घासेड़ा में अभी 2 बजे जो है श्री राहुल गांधी जी की, महात्मा गांधी जी को, क्योंकि 19 दिसंबर 1947 को आए थे, तो आज के दिन वहाँ एक जनसभा होगी जिसमें राहुल जी उसमें शामिल होंगे। इस जानकारी को देने के लिए मैं आपके जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम में एक ही पब्लिक मीटिंग होती है। कल सुबह मुंडका में हुई थी और आज सुबह यहाँ गांधीग्राम घासेड़ा में हुई थी। थैंक यू। IMT नहीं, मैं कह रहा नॉन परफॉर्मिंग, उनको जवाब दे रहा था। ड्रिंकिंग वाटर की कितनी समस्या थी, रेनीवेल से सारे गांव में पानी पहुंचाया। सोनिया जी आई थी उसका उद्घाटन करने के लिए। और कोटला जो है ले, उसकी हमने कितनी वो शुरू की थी, अब वो आगे बढ़ नहीं रही। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है।
हाँ तो फिर कुछ मैं कह रहा हूँ नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट आ गई भाई। जिम्मेवार हमने तो मंजूर करा दी थी उस टाइम, बहुत सारी रोड है जो मंजूर कराई थी हमने। और इन्हें ये सरकार ऐसी है, एक नेशनल हाईवे मेरठ से लेकर और यहाँ लेकर राजस्थान में जाएगी भिवानी होके, सोनीपत होकर। मेरे पास दोनों पत्र हैं। मुख्यमंत्री ने ये लिखा कि हमारे को सड़क की जरूरत नहीं है, देश में पहले मुख्यमंत्री हूँ जो नेशनल हाईवे के लिए मना करें। और गडकरी जी ने लिखा अच्छा हमारे को 1000 करोड़ रुपए दे दो, हम विड्रॉ कर लेंगे। इनका तो ऐसे ही है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है ये, कोई सोचने की बात नहीं।